नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान ने केवल कानून ही नहीं बनाए, बल्कि हमारे जीवन, हमारे अधिकारों और हमारी जिम्मेदारियों की नींव भी रखी है। ये सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी आजादी, हमारी समानता और हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। आज हम चर्चा करेंगे किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की, जिसे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि संविधान ने हमें अधिकार कैसे दिए, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, धर्मनिरपेक्षता और विविधता में एकता को कैसे बनाए रखा, समाज और शिक्षा का महत्व क्या है, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार की संरचना और सुधारों का क्या रोल है। तो चलिए जानते हैं कि पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने संविधान की इस महत्वपूर्ण किताब में क्यों कहा, यह केवल कानून नहीं, यह हमारी जिंदगी की दिशा है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि संविधान आखिर क्यों बनाया गया और आज भी यह क्यों हमारे जीवन में इतनी गहरी भूमिका निभाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस विशाल और विविध देश को किस आधार पर जोड़ा जाए। एक तरफ भाषा, जाति, धर्म और परंपराओं की गहरी खाइयां थीं, तो दूसरी तरफ उपनिवेशवाद की लंबी गुलामी के बाद आत्मविश्वास की कमी भी थी। ऐसे समय में संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा समझौता था जिसने करोड़ों भारतीयों को एक साझा सपने में बांध दिया। DY चंद्रचूड़ इस किताब में बताते हैं कि संविधान की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यह केवल नेताओं और न्यायाधीशों का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन की सांसों से जुड़ा हुआ है। जब कोई किसान अपने हक की जमीन मांगता है, जब कोई छात्र विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, जब कोई महिला घरेलू हिंसा से न्याय की मांग करती है, तब हर जगह संविधान ही उनके पीछे खड़ा होता है। यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शायद दिखाई न दे, लेकिन इसकी छाया हर जगह मौजूद रहती है। संविधान को अक्सर लोग केवल किताब में छपे अनुच्छेदों और धाराओं का संकलन मान लेते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में है कि यह समाज के साथ बदलता है, विकसित होता है और समय की जरूरतों के हिसाब से अपनी व्याख्या करवाता है। जब 1950 में इसे लागू किया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन मोबाइल फोन और इंटरनेट हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा जैसे प्रश्न उठे, तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को इस तरह व्याख्यायित किया कि उसमें निजता का अधिकार भी शामिल हो गया। यह उदाहरण दिखाता है कि संविधान एक जड़ पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीवित वृक्ष है जिसकी शाखाएं समय के साथ नई दिशा पकड़ती रहती हैं। संविधान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने नागरिक और राज्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। अगर राज्य को असीमित ताकत दी जाती तो वह तानाशाह बन सकता था, और अगर नागरिकों को बिना किसी जिम्मेदारी के केवल अधिकार दिए जाते तो अराजकता फैल सकती थी। संविधान ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए यह व्यवस्था की कि राज्य नागरिकों की सेवा करेगा, लेकिन साथ ही उसे संविधान की सीमाओं में रहकर काम करना होगा। इसी कारण से जब कभी संसद या सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, तो न्यायपालिका उसे संविधान के आधार पर रोक सकती है। 1975 का आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए थे। उस समय न्यायपालिका का रवैया कमजोर साबित हुआ, लेकिन बाद में जब 1978 में आपातकाल खत्म हुआ, तो अदालतों ने अपने रुख को बदला और यह साफ किया कि नागरिकों की स्वतंत्रता संविधान का मूल है, जिसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। यहीं पर हमें यह भी याद करना चाहिए कि संविधान केवल सत्ता की सीमाएं तय करने वाला दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह समाज के कमजोर तबकों की ढाल भी है। आज अगर दलितों और आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिलता है, तो यह संविधान की देन है। अगर महिलाओं को समान वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो यह संविधान की ही छत्रछाया है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि संविधान उन्हें यह अधिकार देता है। अगर यह सुरक्षा कवच न होता, तो समाज के शक्तिशाली वर्ग कमजोरों को पूरी तरह दबा सकते थे। संविधान की आत्मा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का असली मतलब है कि हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले, उसकी आवाज सुनी जाए और उसे अपनी असहमति जताने का अधिकार हो। यही वजह है कि संविधान असहमति को लोकतंत्र का मूल तत्व मानता है। महात्मा गांधी का पूरा स्वतंत्रता संग्राम असहमति पर आधारित था।
अगर अंग्रेज सरकार ने उस असहमति को दबा दिया होता और जनता ने चुप्पी साध ली होती तो आजादी कभी नहीं मिल पाती। इसी तरह आज भी जब छात्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जब पत्रकार सत्ताधारियों की आलोचना करते हैं, तब वे संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। न्यायपालिका इस प्रक्रिया में सबसे अहम कड़ी है। चंद्रचूड़ बताते हैं कि अदालतों का काम केवल विवाद सुलझाना नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा करना भी है। केशवानंद भारती केस इसका उदाहरण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को कभी नहीं बदल सकती। यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसने लोकतंत्र को केवल बहुमत की तानाशाही बनने से रोका। अगर संसद को पूरी छूट मिल जाती तो वह एक दिन यह भी कह सकती थी कि चुनाव की जरूरत नहीं है या नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि संविधान का मूल लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता हमेशा सुरक्षित रहेगा। संविधान का महत्व केवल अदालतों और संसद की बहस तक सीमित नहीं है। यह हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में उतरता है। जब कोई मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग करता है, जब कोई बच्ची सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाती है, जब कोई बीमार गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाता है, तब संविधान अपने सबसे वास्तविक रूप में जीवित होता है। यह केवल किताब में छपी पंक्तियां नहीं, बल्कि जीती जागती हकीकत है। इस किताब में चंद्रचूड़ यह भी बताते हैं कि संविधान का महत्व तभी तक है जब तक नागरिक इसके प्रति सजग रहते हैं। अगर नागरिक अपने अधिकारों को भूल जाए और सरकार से सवाल करना छोड़ दें, तो संविधान धीरे धीरे केवल एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल अदालतें नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि आम आदमी अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को निभाए और सत्ता से जवाबदेही मांगे। संविधान हमें केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि यह एक नैतिक शिक्षा भी देता है। यह हमें बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को जीने के लिए प्रेरित करता है। भारत जैसा विविधतापूर्ण देश, जहां सैकड़ों भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं, केवल इसलिए एकजुट रह पाता है क्योंकि संविधान हमें यह सिखाता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। भारत की आजादी के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी थी, वह यह थी कि इतने बड़े और विविध समाज को किस आधार पर चलाया जाए। अंग्रेजों ने हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त तो किया, लेकिन उन्होंने जाते जाते कई ऐसी दरारें भी छोड़ दी थीं जिनमें धर्म, भाषा और जाति की खाइयां सबसे गहरी थीं। ऐसे में सवाल यह था कि भारत किस तरह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन पाएगा। और यही वह क्षण था जब संविधान ने आगे बढ़कर हमारी राह दिखाई। संविधान निर्माताओं के सामने यह संकट था कि वे किस तरह लोकतंत्र को इस देश में स्थापित करें, ताकि यह केवल सत्ता परिवर्तन का साधन न रह जाए, बल्कि हर नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी बन सके। लोकतंत्र का मतलब केवल हर 5 साल में चुनाव करवा लेना नहीं है। अगर लोकतंत्र केवल चुनाव भर होता तो यह बहुमत की तानाशाही में बदल सकता था, जहां 51% लोग 49% को हमेशा दबा सकते। संविधान ने लोकतंत्र को ऐसी परिभाषा दी जो केवल वोट डालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो, बराबरी के दर्जे में खड़ा हो सके। भारत के संविधान ने लोकतंत्र को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का रूप दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बहुमत की भी सीमाएं तय होंगी। संसद के पास बहुत शक्ति है, लेकिन वह संविधान की मूल भावना से ऊपर नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1970 के दशक में देखने को मिला। उस समय की सरकार ने अपनी ताकत के नशे में संविधान में कई संशोधन कर दिए और आपातकाल थोप दिया। नागरिकों की आवाज दबा दी गई, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया और मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में मूल संरचना सिद्धांत दिया, तो यह साफ हो गया कि लोकतंत्र केवल बहुमत का खेल नहीं है। संसद चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह संविधान की आत्मा यानी लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी खत्म नहीं कर सकती। यही असली लोकतंत्र है जो संविधान ने हमें दिया। अगर संविधान न होता तो लोकतंत्र बहुत आसानी से बहुमत की निरंकुश सत्ता में बदल जाता। उदाहरण के लिए, अगर संसद को पूरी छूट मिल जाती तो वह यह भी कह सकती थी कि अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार नहीं होगा या विपक्ष को बोलने का हक नहीं होगा। लेकिन संविधान इस तरह की मनमानी को रोकता है। यही वजह है कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा कहलाता है। संविधान और लोकतंत्र का रिश्ता केवल सत्ता और नागरिकों तक सीमित नहीं है।
यह रिश्ता हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देता है। जब कोई छात्र विश्वविद्यालय में सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाता है, तो वह लोकतंत्र का प्रयोग कर रहा होता है। जब कोई पत्रकार सत्ता की आलोचना करता है और सच सामने लाता है, तो वह लोकतंत्र की रक्षा कर रहा होता है। जब कोई आम नागरिक पुलिस या सरकारी अधिकारी से सवाल पूछता है, तो वह भी लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। इन सबका आधार संविधान ही है। लेकिन लोकतंत्र केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, यह हमें जिम्मेदारियां भी देता है। संविधान हमें बोलने का अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही यह अपेक्षा भी करता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग समाज में नफरत फैलाने के लिए नहीं करेंगे। संविधान हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों की आस्था का अपमान न करें। लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलें। संविधान ने लोकतंत्र को केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक संस्कृति बनाया। यह संस्कृति हमें यह सिखाती है कि असहमति लोकतंत्र की जान है। असहमति का मतलब विद्रोह नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने विचार रख सकें और अगर सरकार गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे टोक सकें। भारत का स्वतंत्रता संग्राम ही असहमति पर खड़ा था। अगर गांधी, नेहरू, भगत सिंह और अंबेडकर जैसे लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों से असहमति न जताई होती, तो शायद आजादी का सपना कभी पूरा नहीं होता। यही परंपरा संविधान में आगे बढ़ाई गई। लोकतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रहती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। अगर अदालतें सरकार की कठपुतली बन जाएं, तो नागरिकों के अधिकार तुरंत खतरे में पड़ जाते हैं। इमरजेंसी के समय ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर केस में कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। उस समय अदालत लोकतंत्र की रक्षा करने में नाकाम रही, लेकिन बाद में अदालत ने अपनी भूल सुधारी और कहा कि संविधान का मूल तत्व, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता। यही लोकतंत्र की आत्मा है जो संविधान से आती है। संविधान का लोकतंत्र कमजोर वर्गों के लिए ढाल का काम करता है। अगर लोकतंत्र केवल बहुमत के बल पर चलता, तो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं हमेशा हाशिए पर रह जातीं। लेकिन संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र में उनकी भी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। आरक्षण व्यवस्था इसी सोच का हिस्सा है, ताकि समाज में सदियों से दबाए गए वर्ग भी लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा सकें। आजादी के बाद अगर संविधान न होता, तो भारत का लोकतंत्र शायद उतनी दूर तक नहीं आ पाता। दुनिया के कई देशों में हमने देखा है कि केवल चुनाव कराने से लोकतंत्र कायम नहीं रहता। पाकिस्तान में कई बार चुनाव हुए, लेकिन वहां लोकतंत्र टिक नहीं पाया, क्योंकि संविधान को ताकतवरों ने बार बार तोड़ मरोड़ दिया। अफ्रीकी देशों में भी कई जगह लोकतंत्र असफल रहा, क्योंकि वहां लोकतंत्र की आत्मा को संविधान में जगह नहीं मिली। भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत रहा क्योंकि संविधान ने इसे गहरी जड़ें दी। इस अध्याय का सार यही है कि लोकतंत्र की आत्मा संविधान में बसती है। संविधान ही वह दीवार है जो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकती है। यह केवल बहुमत की सत्ता को सीमित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों, कमजोरों और असहमत लोगों की आवाज भी सुनी जाए। लोकतंत्र केवल वोट की ताकत नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की गरिमा और समानता की गारंटी है। और यह गारंटी तभी तक है जब तक संविधान जीवित है, और संविधान तभी जीवित रहेगा जब तक नागरिक इसके महत्व को समझेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। संविधान का सबसे बड़ा उपहार भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के रूप में मिला। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब यह सिर्फ एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के सपनों की जीत थी जिन्होंने सदियों तक शोषण, भेदभाव और दमन झेला था। मौलिक अधिकारों ने हर नागरिक को यह भरोसा दिया कि अब वह केवल प्रजा नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाला नागरिक है। इन अधिकारों की जड़ें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब अंग्रेजों ने प्रेस पर सेंसर लगाया, जब उन्होंने भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया, जब उन्होंने भारतीयों से कर वसूला लेकिन उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया, तब भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से पूरी नहीं होगी, बल्कि इसके साथ नागरिक अधिकारों की गारंटी भी जरूरी होगी। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन केवल विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष नहीं थे, बल्कि वे इस बात की घोषणा थे कि भारतीय नागरिक अब अपने अधिकारों के लिए जाग चुके हैं। यही कारण था कि संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय माना। संविधान के अनुच्छेद
14 से 32 तक नागरिकों के अधिकारों की विस्तृत सूची दी गई। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों ने नागरिक और राज्य के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी की जिससे राज्य नागरिकों पर मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन इन अधिकारों का असली महत्व तब समझ आता है जब हम अदालतों के फैसलों और ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार केवल यह नहीं है कि नागरिक कहीं भी जा सके या कोई भी काम कर सके। इसका मतलब यह भी है कि राज्य उसकी व्यक्तिगत गरिमा में दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि निजता का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण नागरिकों की निजी जानकारी खतरे में थी। इस फैसले ने साफ कर दिया कि मौलिक अधिकार समय के साथ बदलते समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित होते रहते हैं। संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने हर व्यक्ति को अदालत जाने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का हक दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि अगर कभी राज्य नागरिकों पर अत्याचार करे तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही कारण है कि भारत में कई ऐतिहासिक जनहित याचिकाएं दाखिल हुईं, जिनमें गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और पर्यावरण तक की रक्षा की गई। शाहीन बाग के आंदोलन से लेकर मजदूरों के हक तक की लड़ाई अदालतों में लड़ी गई और संविधान ने इन सबको कानूनी आधार दिया। लेकिन हर दौर में अधिकारों की रक्षा इतनी आसान नहीं रही। 1975 के आपातकाल ने दिखाया कि जब सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है तो नागरिकों के अधिकार कितनी आसानी से छीने जा सकते हैं। उस समय प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और अदालतों ने भी ADYM जबलपुर केस में यह कह दिया कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे अंधकारमय फैसला माना जाता है। लेकिन इसी अनुभव ने आगे चलकर अदालतों को और मजबूत बनाया। बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्होंने यह फैसला दिया था, के बेटे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने ही 2017 में निजता के अधिकार पर फैसला देते हुए स्वीकार किया कि ADM जबलपुर का निर्णय गलत था और न्यायपालिका को उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। यह उदाहरण दिखाता है कि न्यायपालिका भी अपनी गलतियों से सीखती है और समय के साथ खुद को सुधारती है। संविधान ने केवल राजनीतिक अधिकार नहीं दिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी नींव रखी। दलितों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया गया ताकि वे शिक्षा और रोजगार में बराबरी की स्थिति हासिल कर सकें। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया और धीरे धीरे अदालतों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और समान वेतन जैसे अधिकार भी स्पष्ट किए। यह सब दिखाता है कि संविधान केवल एक कानूनी ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह समाज को बदलने और उसे न्याय संगत बनाने का साधन है। भारत के नागरिक अधिकारों की तुलना अगर अन्य देशों से की जाए तो पता चलता है कि भारतीय संविधान ने कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। अमेरिका का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार देता है, लेकिन भारत ने इसमें सामाजिक न्याय का तत्व भी जोड़ा। यह अंबेडकर और नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि थी, जिन्होंने समझा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा जब तक कि सामाजिक समानता और आर्थिक अवसर भी न दिए जाए। संविधान का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह हर पीढ़ी को नया अर्थ देता है। 1950 की पीढ़ी के लिए अधिकारों का मतलब था जातिगत भेदभाव और औपनिवेशिक दमन से मुक्ति। 1970 की पीढ़ी के लिए इसका अर्थ था आपातकाल की बेड़ियों से स्वतंत्रता और 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए अधिकारों का मतलब है डिजिटल स्वतंत्रता, निजता और लैंगिक समानता। हर दौर में संविधान ने इन सवालों का जवाब दिया और नागरिकों को उनकी गरिमा की गारंटी दी। लेकिन यह भी सच है कि अधिकार केवल तब तक जीवित रहते हैं जब तक नागरिक सजग रहते हैं। अगर हम अपने अधिकारों को भूल जाएं और अन्याय के सामने चुप हो जाए तो संविधान भी हमें बचा नहीं पाएगा। लोकतंत्र और संविधान की असली ताकत जनता की भागीदारी में है। जब जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, जब वह अदालत का दरवाजा खटखटाती है, जब वह सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग करती है, तभी संविधान अपने असली रूप में जीवित रहता है। इस अध्याय का सार यही है कि संविधान ने हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं दी, बल्कि उसने हर नागरिक की गरिमा को मान्यता दी।
मौलिक अधिकार केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये हमें बराबरी का दर्जा देते हैं, हमारी स्वतंत्रता की गारंटी करते हैं और हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, राज्य की ताकत से टकराने का साहस कर सकते हैं। यही कारण है कि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है और यही अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल है। संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने केवल अधिकार और आदर्श तय नहीं किए, बल्कि उनकी रक्षा के लिए एक मजबूत व्यवस्था भी बनाई। इस व्यवस्था का सबसे अहम स्तंभ न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और मजबूत न होती, तो संविधान केवल कागज पर छपी हुई धाराओं का संग्रह रह जाता। लेकिन आज भारत का संविधान दुनिया में इसलिए सम्मानित है क्योंकि उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय खड़े हैं, जो नागरिकों और राज्य के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। यह भूमिका केवल इस वजह से नहीं है कि अदालतें विवाद सुलझाती हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अदालतों के पास यह अधिकार है कि वे संसद और सरकार के फैसलों की समीक्षा कर सकती हैं। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यह सिद्धांत भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से आया, लेकिन इसे भारतीय न्यायपालिका ने समय के साथ और गहराई दी। अगर संसद या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यही वह शक्ति है जिसने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोका। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का फैसला इस संदर्भ में सबसे ऐतिहासिक है। इस मामले में सवाल था कि क्या संसद संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है। इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि संसद को असीमित शक्ति मिले ताकि वह अपनी नीतियों के अनुसार संविधान को बदल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। इस मूल संरचना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जैसे तत्व शामिल हैं। इस फैसले ने साफ कर दिया कि संसद भी संविधान से ऊपर नहीं है। यह न्यायपालिका की ताकत और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है। न्यायपालिका की भूमिका केवल बड़े संवैधानिक मामलों तक सीमित नहीं है। इसका असर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। जब कोई गरीब मजदूर अपने बकाया वेतन के लिए अदालत जाता है, जब कोई महिला घरेलू हिंसा से सुरक्षा मांगती है, जब कोई पर्यावरण कार्यकर्ता नदियों और जंगलों की रक्षा के लिए याचिका दायर करता है, तब न्यायपालिका ही वह मंच है जो संविधान के सिद्धांतों को जमीन पर उतारता है। भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की परंपरा ने तो इस भूमिका को और भी मजबूत बना दिया। 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अगर समाज का कोई भी व्यक्ति किसी अन्याय के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करता है, तो अदालत उस पर सुनवाई करेगी, चाहे पीड़ित व्यक्ति खुद ना आ पाए। इस नवाचार ने लाखों गरीब और कमजोर लोगों को न्याय दिलाया, जिनके पास अदालत तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा चुनौतियों में रही है। सरकारें अक्सर कोशिश करती हैं कि अदालतें उनके पक्ष में फैसले दें। कभी जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर टकराव होता है, तो कभी संवेदनशील मामलों में अदालतों पर दबाव डाला जाता है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने कई बार साबित किया है कि वह संविधान के प्रति निष्ठावान है, न कि सरकार के। हाल के वर्षों में भी जब नागरिकों के अधिकार खतरे में आए, तो अदालतों ने हस्तक्षेप किया। उदाहरण के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को निरस्त कर दिया और समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं था, बल्कि यह संविधान के मूल सिद्धांत गरिमा और समानता की रक्षा था। संविधान ने न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी भी दी है कि वह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। पर्यावरण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकारों को चेताया कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं हो सकता। सतत विकास का सिद्धांत न्यायपालिका के फैसलों के माध्यम से भारतीय संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बना। इसी तरह बॉन्डेड लेबर और बाल मजदूरी के मामलों में अदालतों ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 केवल कागजी प्रावधान न रह जाए, बल्कि जमीन पर लागू हो। लेकिन न्यायपालिका की भूमिका केवल अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, यह एक नैतिक संरक्षक भी है। जब समाज में नफरत और विभाजन की राजनीति बढ़ती है, तो अदालत का काम है कि वह संविधान की उस मूल भावना को याद दिलाए जिसमें बराबरी, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता निहित है।
अदालतें जब फैसले सुनाती हैं तो उनका असर केवल मुकदमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे समाज को यह संदेश भी देती हैं कि संविधान हर नागरिक की सुरक्षा के लिए खड़ा है। इस अध्याय का सार यही है कि न्यायपालिका संविधान की रीढ़ है। अगर संसद और सरकार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करें तो न्यायपालिका ही वह मंच है जहां नागरिक न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्ठा ही लोकतंत्र की गारंटी है। जब अदालतें सजग रहती हैं तो संविधान जीवित रहता है, और जब अदालतें चुप हो जाती हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। संविधान की रक्षा केवल जजों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जजों की भूमिका इसमें सबसे अहम है। वे संविधान के प्रहरी हैं और उनके फैसले यह तय करते हैं कि भारत किस दिशा में जाएगा। अगर वे नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन अगर वे सत्ता के दबाव में आकर संविधान की आत्मा को अनदेखा कर दें तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए न्यायपालिका को हमेशा यह याद रखना होगा कि उसकी असली निष्ठा केवल संविधान और जनता के प्रति है, न कि सरकार या सत्ता के प्रति। जब भी कोई नागरिक संविधान की चर्चा करता है तो सबसे पहले उसके मन में मौलिक अधिकार आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धर्म की आजादी, शिक्षा का अधिकार, ये सब हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन क्या केवल अधिकार ही काफी हैं? क्या अधिकारों का आनंद लेने के साथ कोई बोझ या जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं आती? संविधान हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में अधिकार और जिम्मेदारियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत की आजादी के तुरंत बाद जब संविधान सभा अधिकारों की सूची तय कर रही थी तो कई सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि नागरिकों को जिम्मेदारियां भी लिखित रूप से सौंपी जाएं। लेकिन उस समय यह तय हुआ कि पहले अधिकारों को मजबूत किया जाए ताकि नागरिक स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव कर सकें। फिर भी संविधान की आत्मा में यह विचार हमेशा मौजूद रहा कि अगर जिम्मेदारियों की अनदेखी की जाएगी तो अधिकार भी खोखले हो जाएंगे। मौलिक अधिकार हमें यह भरोसा देते हैं कि कोई भी सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती, लेकिन ये अधिकार तभी जीवित रहते हैं जब हम उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें सरकार की आलोचना करने की छूट देती है, लेकिन यही स्वतंत्रता अगर नफरत फैलाने के लिए प्रयोग की जाए तो वह लोकतंत्र की जड़ों को काट देती है। इसी तरह धर्म की आजादी हमें पूजा पाठ करने का अधिकार देती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को अपमानित करने लगे तो यह अधिकार नहीं बल्कि अराजकता बन जाता है। संविधान ने 1976 में 42वें संशोधन के जरिए नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े। इन्हें डॉमनी राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया। भले ही ये अदालतों में लागू न किए जा सकते हों, लेकिन इनका महत्व नैतिक और सांस्कृतिक है। जैसे संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आदि। यह सब हमें यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र केवल लेने की जगह नहीं बल्कि योगदान देने का भी नाम है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि जब जब नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी की है तब तब समाज में संकट आया है। उदाहरण के लिए, विभाजन के समय जो हिंसा फैली वह केवल अधिकारों के टकराव का नतीजा नहीं थी बल्कि जिम्मेदारियों की विफलता भी थी। अगर लोग अपने समुदाय की सीमाओं से बाहर सोचते और दूसरों की आस्था का सम्मान करते तो वह त्रासदी इतनी भयावह न होती। इसी तरह आज जब हम पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं तो यह केवल सरकार की नीतियों की कमी नहीं है बल्कि हमारी नागरिक जिम्मेदारियों की भी उपेक्षा है। हम में से अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना भी संविधान द्वारा सौंपा गया कर्तव्य है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अधिकार और जिम्मेदारियां विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब हर नागरिक यह जिम्मेदारी ले कि वह शिक्षा के अवसर का सही उपयोग करे और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे। इसी तरह मतदान का अधिकार तभी अर्थपूर्ण है जब हर नागरिक यह जिम्मेदारी निभाए कि वह ईमानदारी से और सोच समझकर वोट डाले। अगर हम वोट ही न डालें तो लोकतंत्र की पूरी मशीनरी कमजोर पड़ जाएगी। संविधान हमें यह चेतावनी भी देता है कि अगर नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग स्वार्थपूर्ण ढंग से करने लगें और जिम्मेदारियों की अनदेखी करें तो लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़तंत्र, मोबोक्रेसी में बदल सकता है। यह खतरा हर लोकतंत्र में मौजूद होता है। इसलिए अदालतों और संसद के साथ साथ जनता पर भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आचरण से संविधान की गरिमा बनाए रखे। आज के समय में सोशल मीडिया इसका जीवंत उदाहरण है।
हमें बोलने और लिखने की अभूतपूर्व स्वतंत्रता मिली है। लेकिन अगर यही मंच अफवाहें फैलाने, नफरत भड़काने या झूठी खबरें चलाने का माध्यम बन जाए, तो यह स्वतंत्रता समाज के लिए जहर साबित होती है। यही वजह है कि संविधान केवल अधिकार देने पर ही नहीं रुकता, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी के साथ उसका प्रयोग। संविधान ने एक और सूक्ष्म संदेश दिया है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो वे केवल कानून नहीं मानते, बल्कि एक नैतिक अनुबंध निभाते हैं। यह अनुबंध हर पीढ़ी को अगले पीढ़ी से जोड़ता है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो यह केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यह केवल आधुनिकता की बात नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और कट्टरता से समाज को बचाने का संकल्प भी है। इस अध्याय का संदेश यही है कि संविधान ने नागरिकों को जितना शक्तिशाली बनाया है, उतना ही जिम्मेदार भी। लोकतंत्र तभी टिकाऊ होगा जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए। अधिकार हमें शक्ति देते हैं, जिम्मेदारियां हमें दिशा देती हैं। शक्ति बिना दिशा के विनाशकारी हो सकती है, लेकिन जब दोनों साथ चलते हैं, तभी लोकतंत्र एक न्यायपूर्ण और स्थायी व्यवस्था बन पाता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी रही है। इस भूमि पर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अनगिनत धर्म, जाति और सांस्कृतिक परंपराएं पाई जाती हैं। स्वतंत्रता के समय यह सवाल सबसे ज्वलंत था कि क्या इतने अलग अलग समाज को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा जा सकता है? यदि संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत स्पष्ट रूप से न अपनाया होता, तो शायद भारत का इतिहास उसी समय विभाजन और संघर्ष की ओर मुड़ जाता। संविधान ने साफ किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब केवल यह नहीं कि सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि यह भी है कि हर नागरिक अपने धर्म के पालन के अधिकार में स्वतंत्र होगा। लेकिन साथ ही सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और न ही किसी नागरिक को धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी। यह संतुलन बेहद संवेदनशील था, क्योंकि भारत की सामाजिक संरचना इतनी जटिल थी कि सबसे छोटे निर्णय का भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। धर्मनिरपेक्षता केवल कानूनी सिद्धांत नहीं है, यह भारत की नागरिक संस्कृति का आधार भी है। जब हम सोचते हैं कि कोई स्कूल धर्म विशेष के आधार पर प्रवेश वंचित नहीं कर सकता, जब हम याद करते हैं कि कोई मंदिर या मस्जिद केवल किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, तब हम देख सकते हैं कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान दर्जा देने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की। 1991 में बाबरी मस्जिद मामले में अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर संपत्ति या अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और सरकार को इस दृष्टिकोण में तटस्थ रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल धार्मिक स्वतंत्रता देना नहीं है, यह समाज में समानता और भाईचारे को बनाए रखना भी है। संविधान ने शिक्षा, रोजगार और राजनीति में हर नागरिक को समान अवसर देने के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर लाभ या नुकसान न पाए। उदाहरण के लिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का अधिकार समाज के कमजोर वर्गों को दिया गया ताकि वे भी समान अवसर पा सकें। यह संविधान की सोच का हिस्सा है कि केवल बहुमत की शक्ति से किसी को दबाया न जा सके। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का असली महत्व तब सामने आता है जब समाज में तनाव या संघर्ष पैदा होता है। भारत के विभाजन के समय लाखों लोग धार्मिक आधार पर विस्थापित हुए। उस त्रासदी ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति और विभाजन कितना विनाशकारी हो सकता है। संविधान ने इसे रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनी आधारशिला बना दिया। यही कारण है कि आज भी जब किसी राज्य में धार्मिक तनाव उत्पन्न होता है, तो न्यायपालिका और सरकार संविधान के इस दृष्टिकोण के आधार पर हस्तक्षेप करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का पालन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की भूमिका भी अहम है। अगर हम अपने धर्म के नाम पर दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करें, तो यह संविधान की भावना के खिलाफ है। इसीलिए संविधान ने नागरिकों को कर्तव्य भी सौंपे हैं कि वे अपने व्यवहार से सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। जब लोग अपने मतभेदों के बावजूद शांतिपूर्वक सहअस्तित्व का अभ्यास करते हैं, तो देश की असली ताकत सामने आती है। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कई कानूनी प्रावधान दिए हैं, लेकिन इसके असली परिणाम सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर देखने को मिलते हैं। स्कूलों में अलग अलग धर्म के बच्चों का एक साथ पढ़ना, सरकारी अस्पतालों में धर्म के आधार पर भेदभाव न होना, सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं में समान अधिकार।
यह सब धर्मनिरपेक्षता का व्यावहारिक रूप है। यह सिद्ध करता है कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में हर नागरिक की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह विविधता में एकता का संदेश देती है। भारत की विविध संस्कृति और भाषाएं केवल सहनशीलता की वजह से नहीं बची हैं। संविधान ने इन्हें संरक्षित किया। उदाहरण के लिए, भारतीय भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली, जिससे क्षेत्रीय पहचान बनी और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा हुई। इसी तरह स्थानीय परंपराओं और आदिवासी समाज की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को भी संविधान ने मान्यता दी। यह दर्शाता है कि धर्मनिरपेक्षता केवल धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, बल्कि यह विविधता को संरक्षित करने और हर नागरिक को समान अवसर देने का औजार है। संविधान और धर्मनिरपेक्षता ने भारत को केवल राजनीतिक एकता ही नहीं दी, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक एकता भी सुनिश्चित करती है। अगर कोई देश धर्म के आधार पर विभाजित हो जाता है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता ने यह सुनिश्चित किया कि हम बहुमत या अल्पसंख्यक के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकों की गरिमा और समानता के आधार पर समाज को चलाए। यही संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अधिकार और स्वतंत्रता तभी सार्थक होते हैं जब उनका प्रयोग जिम्मेदारी और सहिष्णुता के साथ किया जाए। धर्मनिरपेक्षता केवल सरकार का फर्ज नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। जब हम दूसरों के धर्म, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं, तो हम संविधान की आत्मा को जीवित रखते हैं। यही वह मार्ग है जो विविधता में एकता बनाए रखता है और भारत जैसे विशाल देश को टिकाऊ लोकतंत्र बनाता है। संविधान का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है शिक्षा और सामाजिक न्याय। जब आजादी के समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब यह स्पष्ट था कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। समाज में लंबे समय तक चले असमान अवसर, गरीबी, अज्ञान और जातिगत भेदभाव ने लोगों को कमजोर कर दिया था। केवल कानून बनाने से समाज बदल नहीं सकता। यह तब तक संभव नहीं था जब तक शिक्षा और समान अवसर की गारंटी संविधान में न दी जाती। संविधान ने शिक्षा को एक मूलाधिकार के रूप में मान्यता दी, ताकि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हो, सीखने और अपने जीवन को सुधारने का अवसर पा सके। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता भी है। इसी कारण से संविधान ने बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया। जब किसी गरीब बच्चे को स्कूल में बैठने का अवसर मिलता है, तो वह केवल पढ़ाई नहीं करता, वह समाज में अपनी पहचान बनाने और अपने हक के लिए खड़ा होने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन संविधान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उसने सामाजिक न्याय को भी अपने मूल सिद्धांत में शामिल किया। भारत में सदियों तक जातिगत भेदभाव और शोषण ने समाज की रचनात्मक शक्ति को कमजोर किया। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग समाज के मुख्य धारा से बाहर थे। संविधान ने आरक्षण और विशेष योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि समाज के इन वर्गों को समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण केवल संख्या भर नहीं है, यह उनके जीवन और समाज में सहभागिता का अधिकार है। यह एक न्यायिक और नैतिक प्रयास है ताकि कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण पीछे न रह जाए। समान अवसर केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि समाज को यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर एक लड़के या लड़की के पास संसाधन कम है, तो राज्य और समाज दोनों को यह जिम्मेदारी है कि वे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। जब न्यायपालिका ने गरीब और कमजोर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा की, तो उसने यह संदेश दिया कि संविधान केवल कागजी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह वास्तविक जीवन में बदलाव लाने का उपकरण है। संविधान ने शिक्षा और सामाजिक न्याय के माध्यम से लोकतंत्र को स्थायी बनाने की भी कोशिश की। केवल अधिकारों के आधार पर लोकतंत्र टिकाऊ नहीं रहता। अगर समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा और समान अवसर नहीं मिलते, तो सत्ता के बेमेल वितरण के कारण असमानता बढ़ती है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव, भ्रष्टाचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा और अवसर का वितरण न्याय संगत हो, ताकि समाज का हर हिस्सा लोकतंत्र में समान रूप से भाग ले सके। सामाजिक न्याय का यह सिद्धांत केवल कमजोर वर्गों तक सीमित नहीं है,
इसका संबंध समाज की नैतिकता और सांस्कृतिक विकास से भी है। जब हर नागरिक शिक्षा प्राप्त करता है और समान अवसर पाता है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए योगदान करता है। यह देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, सामाजिक सोच को विकसित करता है और लोकतंत्र को स्थायित्व देता है। उदाहरण के लिए, सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में गरीब बच्चों को दाखिला देने से समाज में नई सोच और नवाचार की संभावना बढ़ती है। संविधान ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल ज्ञान का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी और नैतिकता का विकास भी है। जब बच्चे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के महत्व को सीखते हैं, तो वे समाज के प्रति सजग और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। यही कारण है कि शिक्षा और सामाजिक न्याय का सिद्धांत लोकतंत्र की आत्मा का हिस्सा माना गया। आज जब हम भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि शिक्षा और समान अवसर ने गरीब और पिछड़े वर्गों को समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया है। ये केवल सरकारी योजनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि संविधान के सृजन का भी परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में शिक्षा और सामाजिक न्याय को संविधान का मूल हिस्सा माना और कहा कि बिना इन्हें लागू किए लोकतंत्र अधूरा है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि संविधान केवल अधिकार देने का दस्तावेज नहीं है। यह समाज को बदलने, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को स्थायी बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही हम समाज में वास्तविक समानता और अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं, और जब समाज में समान अवसर और न्याय सुनिश्चित हो जाते हैं, तभी लोकतंत्र की वास्तविक ताकत प्रकट होती है। संक्षेप में, संविधान ने शिक्षा और सामाजिक न्याय के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत उन्नति की राह खोली है, बल्कि पूरे समाज में सामूहिक विकास और समरसता का मार्ग भी प्रशस्त किया है। यही वह मूल्य है जो लोकतंत्र को मजबूत और टिकाऊ बनाता है, और यही वह कारण है कि संविधान केवल कानून नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। संविधान केवल अधिकारों और कर्तव्यों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सरकार के ढांचे को भी तय करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक आजादी पर्याप्त नहीं है। अगर सरकार की संरचना मजबूत और न्यायपूर्ण न हो, तो लोकतंत्र टिकाऊ नहीं रह सकता। इसलिए संविधान ने भारत में 3 मुख्य स्तंभ बनाए: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका वह शक्ति है जो कानून बनाती है। संसद और विधानसभा इसके मुख्य अंग हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं ने महसूस किया कि कानून केवल सत्ता के आदेश नहीं होने चाहिए, बल्कि जनता के हित में और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए संविधान ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का मॉडल अपनाया। चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची, आरक्षण और निर्वाचनीयता की शर्तें, ये सब सुनिश्चित करते हैं कि केवल योग्य और जनता की स्वीकार्यता वाला व्यक्ति ही विधायिका का हिस्सा बने। उदाहरण के लिए, संविधान ने यह स्पष्ट किया कि संसद में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण होगा, ताकि लोकतंत्र में उनके प्रतिनिधित्व की गारंटी हो। कार्यपालिका संविधान की दूसरी प्रमुख इकाई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के मुख्य अंग हैं। संविधान ने कार्यपालिका को शक्ति दी है कि वह नीति बनाए और शासन चलाए, लेकिन उसके कामकाज पर नियंत्रण और निगरानी भी तय की है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जिम्मेदारी संसद के प्रति होती है। अगर कार्यपालिका अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, तो संसद और अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि सत्ता के केंद्र में कोई भी व्यक्ति या समूह अत्यधिक शक्ति का उपयोग न कर सके। न्यायपालिका की संरचना भी संविधान ने स्पष्ट की है। अदालतों का उद्देश्य केवल विवाद सुलझाना नहीं है, बल्कि सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों का ढांचा संविधान में विस्तार से दिया गया है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, उनके नियुक्ति का तरीका, उनके अधिकार और कर्तव्य ऑल संविधान में तय हैं। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। संविधान ने यह भी तय किया कि सरकार की प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हों। इसे हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए, संसद कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है कि वह इसे वापस भेज सके या समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले।
इसी तरह न्यायपालिका किसी कानून या सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह प्रणाली सत्ता का दुरुपयोग रोकती है और नागरिकों के हित की रक्षा करती है। संविधान ने सरकार के स्तरों को भी स्पष्ट किया है। केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए विदेश नीति, रक्षा और मुद्रा केंद्र के क्षेत्र में आती हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। यह संघीय ढांचा इस बात को सुनिश्चित करता है कि निर्णय सिर्फ राजधानी में न हो, बल्कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार राज्य भी निर्णय ले सकें। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के विशेष कार्यक्रम राज्य सरकार चला सकती है, जबकि रक्षा और वित्तीय नीति केंद्र नियंत्रित करता है। संविधान ने सरकार की संरचना में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की। मंत्री अपने कामकाज के लिए संसद के सामने जवाबदेह होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थान सरकार के भ्रष्टाचार पर निगरानी रखते हैं। उदाहरण के तौर पर 2011 में भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार ने यह दिखाया कि संविधान के ढांचे ने नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे सरकार की गतिविधियों की जांच कर सकें। यह पारदर्शिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। संविधान ने यह भी तय किया कि सरकार की संरचना समय और जरूरत के अनुसार विकसित हो सकती है। अगर किसी नए विभाग या संस्था की आवश्यकता है तो संसद उसे स्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए डिजिटल भारत और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ढांचा लचीला बनाया गया था। इसी लचीलापन भारत को बदलती दुनिया में टिकाऊ बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि संविधान ने सरकार का एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जिसमें शक्ति वितरित और नियंत्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और लोकतंत्र का उद्देश्य, नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा, पूरी तरह पूरा हो। संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि यह देश की राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन रेखा है। लोकतंत्र केवल वोट डालने और चुनाव जीतने का नाम नहीं है। यह एक जीवित प्रणाली है जो नागरिकों, सरकार और समाज के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। भारत का संविधान लोकतंत्र की नींव रखता है, लेकिन उसे जीवित और प्रभावी बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता, सुधार और अनुकूलन आवश्यक है। आज के समय में लोकतंत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, और ये चुनौतियां केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। जब सत्ता का दुरुपयोग होता है और सरकारी संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग होता है, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में भारत में कई ऐसे मामले सामने आए जहां सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इन सब पर भ्रष्टाचार ने नागरिकों का भरोसा डगमगा दिया। संविधान ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रावधान तो दिए, जैसे लोकपाल और आरटीआई का अधिकार, लेकिन उनका प्रभाव तभी महसूस होता है जब नागरिक इनका सही उपयोग करें। दूसरी चुनौती है राजनीतिक ध्रुवीकरण और जातिगत या धार्मिक आधार पर राजनीति। जब राजनीतिक दल अपने चुनावी लाभ के लिए समाज में नफरत और विभाजन फैलाते हैं, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए चुनाव के दौरान फैलाए गए झूठे प्रचार और अफवाहें केवल वोट पाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि समाज में दीर्घकालिक तनाव पैदा करती हैं। संविधान और न्यायपालिका ने इस प्रकार की राजनीति को रोकने के लिए कई फैसले दिए हैं, लेकिन वास्तविक समाधान नागरिकों की जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी में निहित है। आर्थिक असमानता भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यदि समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर नहीं मिलते, तो वे लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। उदाहरण के तौर पर भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों का असंतुलन लोकतंत्र की वास्तविक भागीदारी को प्रभावित करता है। संविधान ने समान अवसर और आरक्षण के माध्यम से इसे संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन समाज को भी इस असमानता को कम करने में योगदान देना होगा। तकनीकी और डिजिटल दुनिया भी नए खतरे लेकर आई है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकतंत्र के लिए लाभकारी भी हैं, लेकिन अफवाह, नकली खबरें और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग जैसी समस्याएं लोकतंत्र को कमजोर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरें कई बार नागरिकों की सोच को प्रभावित करती हैं।
संविधान और कानून ऐसे मामलों में संरक्षण देते हैं, लेकिन समाधान केवल कानूनी प्रावधानों में नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी और मीडिया की नैतिकता में भी है। लोकतंत्र की संरचना में सुधार की आवश्यकता भी हमेशा रहती है। उदाहरण के लिए, चुनावी प्रक्रिया में वित्तीय पारदर्शिता, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना और चुनावी खर्च पर नियंत्रण। ये ऐसे सुधार हैं जो लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बना सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। मतदान, स्थानीय प्रशासन में भागीदारी, समाज में न्याय और समानता को बनाए रखना, यह सभी लोकतंत्र की मजबूती के हिस्से हैं। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र केवल सत्ता के खेल में बदल न जाए। न्यायपालिका, चुनाव आयोग और स्वतंत्र संस्थान यह देखेंगे कि संविधान के नियमों का पालन हो, लेकिन इसका वास्तविक कार्य नागरिकों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने अधिकारों का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब लोग अपने मत का सही उपयोग नहीं करते या सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं, तो लोकतंत्र की मशीनरी धीमी पड़ जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि लोकतंत्र केवल कानून और प्रावधानों का खेल नहीं है। यह नागरिकों, सरकार और समाज के बीच लगातार संवाद और संतुलन की प्रक्रिया है। चुनौतियां, भ्रष्टाचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और डिजिटल खतरे हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन संविधान और सुधारों के माध्यम से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकों की जागरूकता, जिम्मेदारी और नैतिकता। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। संक्षेप में, लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की जीवंतता केवल कानूनों में नहीं, बल्कि समाज और नागरिकों के व्यवहार में निहित है। जब नागरिक जिम्मेदार होंगे, समाज सजग रहेगा और सरकार जवाबदेह होगी, तभी संविधान और लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा होगा। यही वह संदेश है जो यह अध्याय हमें देता है। लोकतंत्र केवल हासिल नहीं किया जाता, उसे बनाए रखना और सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। संविधान केवल आजादी के समय लिखा गया दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवित व्यवस्था है जो हर समय समाज और नागरिकों के व्यवहार से प्रभावित होती है। भारत के लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि संविधान की भावना को केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में लागू किया जाए। भविष्य में यह भावना चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करेगी, और इसे जीवित रखने का काम केवल सरकार या अदालतों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का भी है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीकी, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल दुनिया ने समाज और राजनीति के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल बैंकिंग ने नागरिकों की शक्ति बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी और नैतिकता की आवश्यकता भी बढ़ गई है। संविधान की भावना का पालन केवल अधिकारों तक सीमित नहीं हो सकता, इसे समाज में नैतिक रूप से समझा और अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलती झूठी खबरें या घुसपैठ जैसी घटनाएं केवल कानून से नियंत्रित नहीं की जा सकती। यहां नागरिकों का विवेक और जागरूकता सबसे बड़ी सुरक्षा है। भविष्य में संविधान की भावना का एक अहम पहलू होगा सामाजिक समानता और न्याय को बनाए रखना। भले ही आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन असमानता और गरीबी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। संविधान ने यह स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र का असली उद्देश्य केवल सत्ता का वितरण नहीं, बल्कि समाज के हर सदस्य को गरिमा और समान अवसर देना है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल कानून की उपलब्धता नहीं है, यह संविधान की भावना को वास्तविक जीवन में लागू करने का तरीका है। संविधान की भावना का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां निभाए। जैसे जैसे नागरिक अधिक शिक्षित और जागरूक होंगे, वे सरकारी नीतियों, कानूनों और समाज के कामकाज पर निगरानी रख सकेंगे। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, मतदान में भागीदारी और सामाजिक न्याय के मामलों में सक्रिय नागरिकता संविधान की भावना को मजबूत करती है। यदि लोग केवल अधिकार चाहते हैं लेकिन कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं, तो लोकतंत्र का ढांचा कमजोर हो जाएगा। संविधान ने यह भी संकेत दिया है कि यह एक लचीली व्यवस्था है। समय के अनुसार इसे संशोधित और अनुकूलित किया जा सकता है। यह लचीलापन भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए बेहद आवश्यक है। उदाहरण के लिए,
डिजिटल प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलों में कानून और संविधान के प्रावधानों को अनुकूलित करना पड़ेगा। यदि संविधान की मूल भावना नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बनाई जाए तो लोकतंत्र टिकाऊ रहेगा। भविष्य में संविधान की भावना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विविधता में एकता बनाए रखना। भारत की संस्कृति, भाषा, धर्म और क्षेत्रीय विविधता कभी भी कम नहीं होगी। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि भले ही हम अलग हों, लेकिन समान अधिकार और न्याय की नींव सबके लिए समान है। आने वाली पीढ़ियों को यह समझना होगा कि संविधान केवल कानून नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक अनुबंध भी है, जो हर नागरिक और सरकार को जिम्मेदार बनाता है। संक्षेप में, संविधान की भावना का भविष्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, जागरूकता, नैतिकता और समय के अनुसार लचीलापन अपनाने पर निर्भर करता है। यह केवल अदालतों, संसद या सरकार का कार्य नहीं है कि संविधान की रक्षा करें। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की मूल भावना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जिम्मेदारी को समझे और उसे अपने जीवन और समाज में लागू करे। अंततः संविधान का भविष्य केवल कानून और प्रावधानों में नहीं, बल्कि समाज की सोच, नागरिकों की जिम्मेदारी और लोकतंत्र की नैतिकता में निहित है। अगर भविष्य की पीढ़ियां संविधान की भावना को समझें और अपनाएं, तो भारत न केवल लोकतांत्रिक बनेगा, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और प्रगतिशील राष्ट्र भी बन जाएगा। यही संविधान का असली संदेश और सबसे बड़ा सपना है। दोस्तों, ये वीडियो केवल संविधान की बातें नहीं बताता, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि संविधान हमारी ताकत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। इसके अधिकार हमें स्वतंत्र बनाते हैं और इसके कर्तव्य हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने विस्तार से बताया है कि अगर हम संविधान की भावना को समझें और अपने जीवन में अपनाएं, तो भारत न केवल लोकतंत्र के रूप में टिकाऊ रहेगा, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और प्रगतिशील राष्ट्र भी बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि संविधान का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक प्रेरक लगा। धन्यवाद।